स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग मिक्सचर्स। इस टॉपिक में हम अलग अलग मेथड्स पढ़ेंगे कि हम मिक्सचर्स को कैसे सेपरेट कर सकते हैं। तो मुझे जैसे नज़र आ रहा होगा, फिल्टरेशन, एवापोरेशन, डिस्टिलेशन, क्रोमेटोग्राफी। हम अपनी डे टू डे लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट तरह के मिक्सचर से गुजरते हैं, जैसे चाय, ठीक है, जैसे एयर। ये सब क्या है, हमारे पास अलग अलग तरह के मिक्सचर्स हैं। और अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि हम या साइंटिस्ट इनको कैसे अलग कर सकते हैं। ये डिफरेंट टेक्निक्स आएंगी आपके सिलेबस में, इस जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अनमिक्सिंग द वर्ल्ड। ज़्यादातर वर्ल्ड हमारा पूरा के पूरा किससे, हमारा पूरा वर्ल्ड में क्या है, मिक्स ही है एक तरह से। जो भी हमारे पास आसपास चीज़ें होती हैं वो मिक्सचर होती हैं, उनको हमें क्या करना है, अलग अलग करना है। जो हमने यूज़ करनी होती है उनको हम अलग अलग उनके कंपोनेंट्स में क्या करते हैं, अलग करते हैं। तो लेट्स डाइव आउट अनमिक्सिंग द वर्ल्ड। तो हम कैसे अनमिक्स करेंगे एक मिक्सचर को, ये हम पढ़ेंगे आगे। ओके, देखिए हमारे पास दो तरह के मिक्सचर्स हैं, एक है ये हिट्रोजीनियस, एक है ये होमोजीनियस, जिसमें दो लेयर्स बनती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, हिट्रोजीनियस। जैसे सलाद है, इसमें से तुम टमाटर अलग कर सकते हो, खीरा अलग पड़ेगा, प्याज अलग कर सकते हो। तो ये चीज़ें, ये क्या हिट्रोजीनियस, जो हमें जहाँ हमें दो लेयर्स नजर आती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, हिट्रोजीनियस मिक्सचर। और जहाँ हम एक ही लेयर नजर आती है उसे हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे कि हमारे पास पानी के अंदर क्या था, नमक। तो सबसे पहले हम किसको करेंगे, हिट्रोजिनस मिक्सचर को अलग अलग करेंगे। अब ये देखो, हैंड पिकिंग, चावल में कंकड़, उनको क्या करेंगे, अलग कर सकते हैं हैंड पिकिंग से, या फिर ये छन्नी से। हम क्या कर देते हैं, आटे के अंदर अगर हमारे पास छोटे पार्टिकल्स होते हैं तो हम बाय सीविंग, छानने से हम उसको अलग कर सकते हैं। तो ये तो तुम बचपन से देखते आ रहे हो कि ये हम घरों में भी यूज करते हैं। दूसरा प्रोसेस क्या है, फिल्ट्रेशन का, जिसमें जैसे चाय छानते हैं, इनसॉल्युबल सॉलिड को हम अलग कर लेते हैं लिक्विड से बाय पासिंग थ्रू द फिल्टर। ठीक है, प्रोसेस दैट सेपरेट्स एन इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम अ लिक्विड बाय पासिंग द मिक्सचर थ्रू द फिल्टर। फिल्ट्रेशन, जैसे चाय को छानते हैं, ठीक है, जैसे हमने ये मैं सिखाया क्लास में कैसे करते हैं, फिल्टर पेपर को कैसे रोल करते हैं और उसको कैसे हम बनाएंगे, लिक्विड पास करके नीचे आ जाएगा और सॉलिड चीज़ें ऊपर रह जाएंगी। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, जो ऊपर रह गया हमारे पास सॉलिड, उसे हम क्या बोलते हैं, रेसिड्यू। ये याद रखना, जो ऊपर बचता है उसे हम क्या बोलते हैं, रेसिड्यू। सेकंड, थर्ड, ये हम फर्स्ट हमने किया था कौन सा, हैंड पिकिंग का। सेकंड किया हमने फिल्ट्रेशन का। ठीक है, अब है सेंट्रिफिकेशन। सेंट्रिफिकेशन कौन सी टेक्निक होती है, अभी हम जो टॉपिक कर रहे हैं, इस टॉपिक में हम क्या कर रहे हैं, जो है हिट्रोजीनियस मिक्सचर को क्या कर रहे हैं, हम हिट्रोजीनियस मिक्सचर को सेपरेट आउट कर रहे हैं। किसको, हिट्रोजीनियस मिक्सचर। ओके, हिट्रोजीनियस मिक्सचर। तो हिट्रोजीनियस मिक्सचर को हम जब सेपरेट करेंगे तो ये इजी हम कर सकते हैं। अब जैसे इस सेंट्रिफिकेशन, आप लोगों ने ये कौन सा प्रोसेस है, ये थोड़ा समझा, जब हम हाई स्पीड पर क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। घरों में क्या होती है, वॉशिंग मशीन का ड्रायर, मिक्सिंग, आपकी जो ये मिक्सी होती है, ठीक, मिक्सिंग जो आपकी सेंट्रिफिकेशन के ऊपर बेस्ड होती है। हाई स्पीड पर कंपोनेंट्स को क्या किया जाता है, अलग किया जाता है बेस्ड ऑन द डेंसिटी। जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे। तो घरों में क्रीम बनाते हुए देखा होगा आपने, देखो सेंट्रिफिकेशन मशीन का हम बात कर रहे हैं कि ये यूज़ होती है, हाई स्पीड पर रोटेट किया जाता है ताकि क्या हो सके, जो डेंसर पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाए। आप लोग घरों में मिक्सी को देखते हो, मिक्सी कैसे हाई स्पीड पर रोटेट करती है, जिसके कारण जो डेंस डेंस पार्टिकल्स होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे। ठीक है, वॉशिंग मशीन के अंदर ये देखो, ये लैब में भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, हम हाई स्पीड पर रोटेट करते हैं, स्पिन करते हैं, और जिसके कारण जो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो बॉटम पे आ जाएंगे ड्यू टू द ग्रेविटी। जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर रहते हैं। दूध से मक्खन निकालना, क्रीम निकालना
ठीक है। ये देखो, ये हम डेली यूज करते हैं। ये हमारे पास 3 तरह के आप देखते हो मार्केट में दूध आते हैं, फुल क्रीम, स्किम्ड मिल्क। तो वो कैसे यूज किए, वो कैसे उसमें से क्रीम निकाले जाते हैं, बिकॉज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगेशन के कारण ही हम उसमें से दूध में से क्रीम को अलग कर पाते हैं। इसका यूज लैब में भी किया जाता है। किसके लिए? ब्लड सेल्स, ब्लड आरबीसी को अलग करने के लिए, प्लाज्मा को अलग करने के लिए। ये हमारी डे टू डे लाइफ में साइंटिफिकेशन प्रोसेस यूज होता है। तो इसके तो बहुत ज़्यादा यूजेस हैं, लेकिन तुम्हें पता नहीं होगा कि इसका बेस क्या है, कि हाई स्पीड पर रोटेट किया जाता है, जिसके कारण हैवी पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे और लाइटर पार्टिकल्स कहाँ आ जाते हैं? सरफेस पे आ जाते हैं। वो सब हमने अभी तक बात की है हिट्रोजीनियस मिक्सचर की। अब हम बात करेंगे होमोजीनियस मिक्सचर की। इसको इनविजिबल क्योंकि इनविजिबल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि क्या होता है हमारे पास, जब पानी के अंदर जो नमक है वो दिखता नहीं है ना, तो वो होमोजीनियस मिक्सचर है। तो अब हम किसको सेपरेट आउट कर रहे हैं? अभी तक हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या था, अब हम बात करेंगे होमोजीनियस मिक्सचर्स को क्या करने की, सेपरेट करने की। सबसे पहले एवोपोरेशन। ये तो आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो कि एवोपरेशन में हम क्या करते हैं। सबसे पहले एवोपरेशन का प्रिंसिपल क्या है? जब भी हमने कोई प्रोसेस करना है उसका प्रिंसिपल होना चाहिए कि हम उस प्रोसेस को क्यों कर रहे हैं। देखो, ये किसके लिए यूज करते हैं हम? नॉन वोलेटाइल सोल्यूबल सोल्यूट। पानी के अंदर जो नमक है वो जो है एवोपोरेट नहीं होता, वो नॉन वोलेटाइल है। जो चीजें कन्वर्ट नहीं होती हैं वेपर्स में, हम क्या बोलते हैं? नॉन वोलेटाइल। तो चीनी एक तो उसको हम क्या करेंगे? वोलेटाइल लिक्विड, वाटर क्या है? वोलेटाइल है। जैसे ही आपने पानी के अंदर नमक को डिजोल्व किया हुआ है, आप उसको बाहर, तो एवोपरेशन के प्रोसेस में क्या करते हैं हम? कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि एवोपरेट हो गया। और हमारे पास जो डाई, जैसे इंक लिया था तो उसमें जो डाई होगी वो नीचे ही बैठ जाएगी। अगर नमक होगा वो नीचे ही बैठ जाएगा, तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जो होगा वो नीचे ही रह जाएगा और वाटर जो है वो एवोपरेट हो गया। इस प्रोसेस को हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं? द एवोपोरेशन प्रोसेस। इसके बारे में तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि नमक को पानी से अलग कैसे करते हैं। बट एक नमक से, ये एवोपोरेशन से ज़्यादा बेटर टेक्निक हम आगे पढ़ेंगे। कौन सी है? क्रिस्टलाइजेशन की। क्रिस्टलाइजेशन में मैंने तुम्हें बताया था, हम एक सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं। और जो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर जो हमारे लार्ज क्रिस्टल्स, जो एक्स्ट्रा अमाउंट में हीट करके हम उसको डिजोल्व करते थे, तो लार्ज क्रिस्टल्स की फॉर्म में वो बाहर निकल आएगा। जैसे चीनी अगर पानी के अंदर डिजोल्व है, अगर हम उसको एवोपरेशन के प्रोसेस के बॉयल हीट करेंगे तो वो टूट जाएगी। शुगर जो है उसको हम अलग नहीं कर सकते वाटर से। इससे, या नमक को अगर हमें इम्प्योरिटीज है, ठीक है, जैसे नमक को अलग करना चाहते हैं पानी से, बट अगर उसके साथ सोल्यूबल इम्प्योरिटीज हैं तो वो भी हमारे पास नीचे ही रह जाती हैं। जब वाटर एवोपरेट हो जाता है तो हमारे क्रिस्टल के साथ वो इम्प्योरिटीज भी रह जाती हैं। तो बेटर टेक्निक क्या है? एक तो सब्सटेंस डिकम्पोज ना हो, दूसरा हमारे पास इम्प्योरिटीज ना आए। तो हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइजेशन इज अ बेटर टेक्निक टू सेपरेट द कंपोनेंट्स। ओके, लेकिन जो सब्सटेंस है वो वोलेटाइल होना चाहिए। जैसे अब हमारे पास, अब वो हमारे पास हो गया क्रिस्टलाइजेशन। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? एक नई टेक्निक के बारे में जिसको हम बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। देखो, फोटोग्राफी क्या टेक्निक होती है? अभी जैसे हम पढ़ने लगे हैं, क्या ब्लैक इंक जो तुम्हें नजर आती है वो सिर्फ एक ही कलर से बनी हुई है? नहीं, वो एक ही कलर से नहीं बनी हुई, उसको भी हम अलग अलग कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे एक नई टेक्निक के बारे में जो तुमने अभी तक पढ़ा नहीं है, क्रोमेटोग्राफी। देखो, क्रोमेटोग्राफी क्या टेक्निक होती है? एक ग्रीक वर्ड होता है जिसको हम यूज करेंगे किसके लिए? कलर्स को। देखो, क्रोमेटोग्राफी किसके लिए यूज करेंगे? जो डिफरेंट कलर्स हमने अगर सेपरेट करने हैं डाई के अंदर, कलर कंपोनेंट्स के लिए हम यूज करते हैं किसको? क्रोमेटोग्राफी को। डाई, हमारी जो इंक होती है, ठीक है, वो अलग अलग कलर से बनी होती है। जैसे तो एक ब्लू कलर की पेन की इंक नजर, क्या वो में सिर्फ ब्लू कलर ही नहीं, उसके अंदर अलग कलर्स हैं, ठीक है। और हम अब क्या करें? कलर्स को अलग करेंगे तो एक ही सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व होती हैं, लेकिन बेस क्या उनका? उनका सोल्युबिलिटी लेवल अलग अलग है। ये तुम्हें पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल क्या है। इट इज यूज टू सेपरेट सोल्यूट्स जो कि सेम सॉल्वेंट में डिजोल्व है।
उनके सोलिबिलिटी, कोई कम सोल्यूबल होती है, कोई ज़्यादा सोल्यूबल होती है। उसके बेसिस से हम क्या करेंगे, हम करेंगे कंपोनेंट्स को अलग अलग करेंगे। इसके तुम्हें मैं प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगी कि कैसे हम क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक को घरों पर कर सकते हैं या लैब में कर सकते हैं। तो ये देखो क्रोमेटोग्राफी में क्या किया हमने, एक भी जिसको भी सेपरेट करना है, जैसे एक हमारे पास एक स्पॉट है इंक का, उसको हम अलग करना है, क्या किया, उसको फिल्टर पेपर, एक स्पेशल पेपर होता है, उसके ऊपर उसका स्पॉट लगा दिया। और इसको हम इसको हम क्या करते हैं, इस फिल्टर पेपर को वाटर के अंदर डिप करते हैं। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो फिल्टर पेपर है उसको जब हम रख रहे हैं पानी के अंदर, जार के अंदर पानी के अंदर रख रहे हैं, तो जहां हमने इसके देखो 1 इंच अबव हमने इसके ऊपर वो ड्रॉ पेंसिल से ये हमने लाइन लगा दी, इसके ऊपर जो जिसको हमने सेपरेट आउट करना है, जिस इंक को सेपरेट आउट करना है, उसको हमने इसका स्पॉट लगा दिया। फिर इसको वाटर के अंदर डिप कर दिया, और वाटर क्या करेगा, राइस करेगा। तो ये ड्रॉप, ये जो हमारे पास स्पॉट है, ये पानी के लेवल से ऊपर होना चाहिए। अब वाटर क्या करेगा, राइस करेगा, इसके ऊपर राइस करेगा। तो जिस ये डिपेंड वाटर राइस करेगा, तो ये जो इंक है जिन जिन कंपोनेंट से बनी होती है, ये अलग अलग कंपोनेंट्स में क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी, डिपेंड ऑन द सोल्यूबिलिटी लेवल। किसकी सोल्यूबिलिटी ज़्यादा है, सोल्यूबिलिटी पर, जिसकी सोल्यूबिलिटी है वो ज़्यादा ऊपर तक जा, पानी के साथ साथ ये कलर जो है, ये जो डॉट है, ये ऊपर ऊपर राइज करेगी, और जिन जिन कंपोनेंट से जिस कलर से बनी होती है उसमें अलग अलग सेपरेट आउट हो जाती है। तो जिसकी सोल्यूबिलिटी ज़्यादा है वो ऊपर जाएगा, जिसकी सोल्यूबिलिटी कम है वो नीचे ही रह जाएगा। ये हमें अलग अलग कलर्स नज़र आते हैं, डिपेंड करता है ना किसके ऊपर, कि वो डाई किस किस कलर से बनी हुई है। ब्लू कलर अलग में होगा, ब्लैक कलर अलग में हो जाएगा। तो इसके अंदर दो चीज़ें तुम्हें याद रखनी चाहिए। एक इसके अंदर होता है क्या, स्टेशनरी फेस, दो चीज़ यूज करेंगे, ठीक है। एक तो हमारे पास है फिल्टर पेपर, ये क्या हो गया, स्टेशनरी फेस बोले इसको। और ये जो मूव कर रहा है इसको क्या बोलेंगे, मोबाइल फेस, ठीक है। तो मोबाइल फेस किसको बोलेंगे, पानी को बोलेंगे, ठीक है। मोबाइल फेस किसको बोलेंगे, क्या करना है, सेपरेट करना है। लेकिन वो लिक्विड कैसे हैं, वो लिक्विड आपस में होमोजीनियसली मिक्स हैं, ठीक है। हम उनको दो लिक्विड हैं, सबसे बड़ी बात हमारे लिए क्या है, वो दोनों ही लिक्विड्स हैं और दोनों आपस में मिक्स्ड हैं। तो उनको सेपरेट आउट कैसे करेंगे, अब हमारा पास ये टॉपिक है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में भी दो तरह के डिस्टिलेशन पढ़ेंगे, एक है सिंपल डिस्टिलेशन, एक है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जो देखो दोनों का प्रिंसिपल अलग अलग है। जब हम सिंपल डिस्टिलेशन करेंगे तो हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होगा दो लिक्विड्स के बीच में 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का होगा, या 25 केल्विन से ज़्यादा होगा। लेकिन अगर दो लिक्विड्स के बीच में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री से कम है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे क्या, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। उसके अंदर हम यूज़ करते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉ। तो इनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस कितने का हुआ, 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का हुआ, जो कि हम सिंपल डिस्टिलेशन में पढ़ रहे थे। तो 25 डिग्री सेल्सियस से कम क्या है, 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है। तभी हम क्या कर रहे हैं, इसको हम क्या कर पा रहे हैं, इसमें सिंपल डिस्टिलेशन को हम यूज़ कर सकेंगे, ठीक है। तो एसीटोन का कितना बताया मैंने, 56, एक मिनट रुकिए ज़रा, मैं लिख नहीं पा रही हूँ, ओके। तो 56 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है। किस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, और हमारे पास इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है एसीटोन का, 56। वाटर का कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस, और उसका कितना है, 56 डिग्री सेल्सियस, ओके। तो इसको हम आसानी से सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस, और एसीटोन का कितना है, 56। तो 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का डिफरेंस है, तो हम इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। और दोनों कैसे लिक्विड्स हैं, मिक्सेबल लिक्विड्स हैं, मतलब दोनों एक होमोजीनियस सॉल्यूशन बना रही हैं। तो हम इसको आसानी से सेपरेट करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ
क्या है, सिंपल यहाँ देखो था कि कंडेंसर लगाते हैं, ये देखो। अब वाटर तो किस फॉर्म में, सॉरी एसीटोन तो किस फॉर्म में आ रहा है हमारे पास, वो एसीटोन आएगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है तो वो किस फॉर्म में आएगा, वेपर्स की फॉर्म में ऊपर उठेगा। वेपर्स में से वो यहाँ से पास हो रहा है, तो ये बाहर क्या है, ये वाटर की जैकेट है, ये पानी यहाँ से एक तरफ से क्या आ रहा होगा, ठंडा पानी आ रहा होगा, वो उसकी हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। अब वो उसकी हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो पानी, ये जो एसीटोन के वेपर्स थे वो यहाँ आके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे और यहाँ कलेक्ट हो जाएंगे। एक तरफ से ठंडा पानी आ रहा होगा और एक तरफ से गर्म पानी बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो आई थिंक अब आपको तो हम स्टार्ट करें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसमें हमारे पास दो, देखो होमोजेनियस मिक्सचर लग रहा है, किसका, एसीटोन और बेंजीन का। इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। एसीटोन का 329 बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, केल्विन, जबकि बेंजीन का होता है 353 केल्विन। तो 25 डिग्री सेल्सियस से कम का डिफरेंस है, ओके। तो अब हम कौन सा यूज़ करें, देखो 24 केल्विन। तो अब हम यहाँ कौन सा यूज़ करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो मैं यहाँ नज़र आ रहा होगा ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, ये अलग सी कॉलम है, हमारे डिस्टिलेशन फ्लास्क के ऊपर फ्रैक्शनेटिंग कॉलम नहीं थी, ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यूज़ की गई है ताकि जिसका वेपर्स जल्दी बनेंगे, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो, वो ऊपर जाएगा और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है वो टकरा कर यहाँ पर वापस कंडेंस होके नीचे आता रहेगा। उसको हम क्या करते हैं, वाटर बाथ पे हीट कर रहे हैं और वही सेम प्रोसीजर है, बट यहाँ पर एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यूज़ की गई, बाकी सारा प्रोसीजर वही है। हम क्या यूज़ कर रहे हैं, कंडेंसर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और ठीक है, ये रिसीव कर रहा है क्या, जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, ठीक है, वो पहले नीचे आ जाएगा और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा वो इकट्ठे होते जा रहे हैं। वही वाटर गर्म और वाटर ठंडा रहा है, उसके हम यहाँ रिसीव करते रहेंगे, ठीक है। तो आई थिंक ये फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम का तुम्हें समझ में आ गया। तो आज का टॉपिक हम यही ख़त्म करते हैं, ओके। हमने दो अलग अलग मिक्सचर मिल गए, एसीटोन और बेंजीन का, ओके।